नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी हम लोग ये सीखेंगे कि जानेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या है। जनरेशन क्या होता है? जब कंप्यूटर के अंतर्गत कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक नए जनरेशन में प्रवेश करता है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आती है या कुछ नया खोजा जाता है तो हम एक नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और हम इस समय किस जनरेशन में हैं और किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन हमारा अ, 1945 से 1954 तक का माना जाता है। इसमें जिस हार्डवेयर के रूप में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था वह है हमारा वैक्यूम ट्यूब प्रोसेस का काम करता था। और जो सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ हुआ था, यानी जिसका प्रयोग हम करके कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते थे, वो हमारा मशीन लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को डायरेक्टली या सीधे तरीके से इंस्ट्रक्शन देती है, या हम उसमें इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोग्राम बनाना या लिखना बहुत कठिन होता था और हम बहुत आसानी से कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते थे, या फिर हर कोई कंप्यूटर को तब नहीं चला सकता था। और कम उस समय कंप्यूटर को कह सकते हैं उसकी देख रेख के लिए या उसको चलाने के लिए वहाँ पे एक ग्रुप होता था। वो ग्रुप पूरा मिल के कंप्यूटर को चलाता था। अकेला कोई पर्सन कंप्यूटर को नहीं चला सकता था जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर चलाना बहुत ही कठिन था और उस पे वही लोग काम कर सकते थे जो उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो और हार्डवेयर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती थी। वही लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते थे। फिर हम लोग एक नए जनरेशन में प्रवेश किए, एक नई टेक्नोलॉजी आई। तो सेकंड जनरेशन हमारा 1955 से 1964 तक का माना जाता है। इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, अब वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। और जब ट्रांजिस्टर आया तो कंप्यूटर की साइज़ भी छोटी हो गई। लेकिन यही चीज़ जब फर्स्ट जनरेशन में था तो बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे। उसको हमें अगर कहीं ले जाना हो तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा हम नहीं सकते थे। उसको जहाँ पे बनाया जाता था वहीं पे उसका प्रयोग भी किया जाता था। लेकिन सेकंड जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर आया तो कंप्यूटर की साइज़ थोड़ी छोटी हो गई और यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रूप में हमें एक लैंग्वेज मिली जो असेंबली लैंग्वेज थी। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रयोग से थोड़ा कह सकते हैं कि आसानी आई हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में और उसको कोई भी बात बताने में। लेकिन अभी भी बहुत आसान नहीं हुआ था कंप्यूटर। और ये जो दोनों लैंग्वेज है हमारी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। और ये दोनों लैंग्वेज डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होती थी, डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट होती होती थी और इसीलिए ये फास्ट होती थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी खोजी और हम एक नए जनरेशन में प्रवेश किए। तो हमारा जो थर्ड जनरेशन है वो 1965 से 1974 तक का माना जाता है। इस जनरेशन में जो हार्डवेयर के रूप में हमने नई टेक्नोलॉजी खोजी थी वो था आईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कई सारे एग्ज़ाम हम देते हैं जैसे ट्रिपल सी है, ओ लेवल है या और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि हमारा जो जनरेशन है वो कब से कब तक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट वाली चीज़ें हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और हमेशा माइंड में रखें। तो आईसी जब खोजा गया तो कंप्यूटर की साइज़ बहुत ही छोटी हो गई। हम जैसा आज कंप्यूटर देख रहे हैं तो कंप्यूटर हमारा उस बड़े से कमरे जैसा होता था और उसकी जगह पे अब ये हमारे पास छोटे रूप में आ गया। क्योंकि आईसी में बहुत सारी सर्किटें होती हैं, एक कह सकते हैं कि बहुत और फास्ट वर्क भी करता है और इसको चलाने के लिए कहीं ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती थी, हम लोग अकेले इसको कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते थे। थर्ड जनरेशन में हमें हाई लेवल लैंग्वेज मिल गया जो कंप्यूटर को
जो भी बातें बतानी होती थी वो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यानी जर्नल लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देते थे और उस इंस्ट्रक्शन को वो उस पे वर्क करता था, उसको समझता था। लेकिन हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानता है। तो फिर ये हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझता है? तो उसके लिए बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारी बातों को ट्रांसलेट करता है और मशीन लेवल में कन्वर्ट करके, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और वो कंप्यूटर उस पे जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद में वापस हमें फिर से जो डेटा है उसको कन्वर्ट करके हमें जो हमारा डेटा है वो इंग्लिश में मिल जाता है या और भी जो लैंग्वेजेस है उस लैंग्वेज में हमें मिल जाता है। अब बात आती है कि ये होता कैसे, तो बीच में एक ट्रांसलेटर वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर हम हिंदी जानते हैं और सामने वाला इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और अगर हम दोनों को कोई कम्युनिकेशन करना हो, बात करनी हो, तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो ना हिंदी जानता है, वो क्योंकि वो इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता, और हम हिंदी जानते हैं और वो इंग्लिश नहीं जानते। तो इस जगह पे अगर एक तीसरा पर्सन आ जाए जो ट्रांसलेटर का वर्क करे और वो बीच में खड़े होके हमारी बातों को आदान प्रदान करे, उनकी बातों को हमें समझा दे और हमारी बातों को उन्हें बता दे, तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कंप्यूटर हमारी बातों को समझने लगा और जनरली यूज़ भी होने लगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, ऐसे जावा है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए। फिर हम एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में फोर्थ जनरेशन में प्रवेश किए। फोर्थ जनरेशन हमारा 1975 से 1984 तक का माना जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ISI का खोज किया और इस पे हम वर्क करने लगे। ये साइज़ में और छोटी हो गई एक चिप जैसे, और इसमें बहुत सारे सर्किटें थीं और ये कह सकते हैं बहुत फास्ट भी वर्क करता था। और इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में जिसका हमने यूज़ किया वो हमारा DBMS था, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि हम पहले डेटा स्टोर करने के लिए कोई उसका नियम नहीं था, किसी तरीके से हम कोई उसके लिए एक पार्टिकुलरली कोई नियम या रूल नहीं था जिसके अंतर्गत हम डेटा स्टोर करते थे। DBMS के अंतर्गत ये बताया गया कि जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो किस तरीके से स्टोर होगा, क्योंकि वो वहाँ पे जब लॉजिकल होता है तो डेटा आसानी से हमें एक्सेस मिल जाता है और हम डेटा पे कोई भी वर्क कर सकते हैं आसानी से। तो ये फोर्थ जनरेशन की बात थी। फिर हम लोग एक नए जनरेशन में प्रवेश किए, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन हमारा 1985 से अभी तक माना जाता है। इसके अंतर्गत दो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ हार्डवेयर के रूप में। VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। फिर उसके बाद में इसी के अंतर्गत ULSI, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये हार्डवेयर के रूप में हमें एक नई टेक्नोलॉजी मिली। और सॉफ्टवेयर की बात करें हम, तो अभी सॉफ्टवेयर फिफ्थ जनरेशन में नहीं आया। कह सकते हैं कि कुछ इसके अंश दिखना शुरू हुए हैं, कई सारे वर्क होना शुरू हो गए हैं। हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही वर्क कर रहे हैं अभी। और फिफ्थ जनरेशन में जिस टॉपिक पे वर्क हो रहा है या जो करने का प्रयास किया जा रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी जो हमारी मशीन है अभी तक बुद्धिमान नहीं थी, वो खुद से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती थी। और यहाँ पे जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो मशीन हमारी खुद से डिसीज़न ले सकेगी। उसके अंतर्गत एक कृत्रिम बुद्धि बनाई गई जो मशीनों को और थोड़ा स्मार्ट बनाना और इंटेलिजेंट बनाना है, जो इसका मेन उद्देश्य है। तो फिफ्थ जनरेशन में हम लोग इस समय हैं, जिस पे बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं धीरे धीरे, तो हम लोग एक नए जनरेशन में पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक हम अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम लोग फिफ्थ जनरेशन में हैं। आगे हम समझते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है, ये चीज़ समझने के, जैसे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर भी कम्युनिकेट होने के लिए किसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो वो जिस लैंग्वेज का प्रयोग करता है उसी को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बारे में लिखा गया है, टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर्स वी नीड सम लैंग्वेजेस।
यानी कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। इन लैंग्वेजेस को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज दो प्रकार की है मेनली, एक है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक असेंबली और एक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारा 0 1 पे काम करता है, असेंबली लैंग्वेज कुछ निमोनिक्स पे वर्क करते हैं और सिंबल्स पे वर्क करते हैं। और जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंतर्गत हमारी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो इस पे वर्क करती हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरा असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत 0 और 1 वैल्यू वर्क करती है और कंप्यूटर भी 0 और 1 को ही समझता है। और उसके बाद में दूसरा है हमारा असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत यहाँ पे थोड़ा हम लोग एक्सटेंड हुए, आगे बढ़े और यहाँ पे आके हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज प्रयोग करना शुरू किया। ये हम दूसरे जनरेशन से प्रयोग करना शुरू किए थे। इसके अंतर्गत कुछ निमोनिक्स और सिंबल्स यूज़ होते थे। जैसे जोड़ने के लिए वहाँ पे कुछ बाइनरी नंबर्स 0 1 0 1 करके लिखा जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया तो वहाँ पे ऐड नाम का एक सिंबल बना जिसको हम निमोनिक्स बोलते थे और उसकी मदद से हम लोग जोड़ना शुरू किए। तो वहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस कोड की कम हो गई और उसको समझना भी थोड़ा आसान हो गया। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दो ही ऐसी लैंग्वेज हैं जो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। बाकी कोई लैंग्वेज नहीं है जो इस लेवल में आती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, केवल दो लैंग्वेज ऐसी हैं जो लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पे वर्क करता है, असेंबली लैंग्वेज हमारा निमोनिक्स पे वर्क करता है। फिर इसके बाद में अगला है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपका पाइथन है, जावा है, सी लैंग्वेज है, C++ है, C# है और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके पहले मैंने बताया कि ये जो लैंग्वेजें हैं, इन लैंग्वेजेस में इंग्लिश शब्दों का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश शब्द कंप्यूटर समझता नहीं है, वो तो केवल 0 और 1 ही समझता है। तो 0 1 अगर वो समझता है तो इसको कैसे समझेगा? तो इसको समझाने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ होता है जो ट्रांसलेट करके हमारे इन प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है और वहां से हमें उसका आउटपुट देता है। तो चलिए समझते हैं कि तो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास दो ट्रांसलेटर हैं, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। कंपाइलर जो है ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो वर्क करता है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही एक ही काम करते हैं लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे आपका जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में रन करता है, यानी उसका आउटपुट आपको उसके अंतर्गत जो भी एरर्स हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं प्रोग्राम करते वक्त आपको जो भी एरर्स मिलेंगे वो एक बार में हमको पता चल जाते हैं अगर कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। अगर इंटरप्रेटर का कर रहे हैं तो वो एक एक लाइन को चेक करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि हमारा कंपाइलर बहुत फास्ट ट्रांसलेटिंग करता है और जो हमारा इंटरप्रेटर है वो स्लो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपाइलर पूरे होल प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है और इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन करता है। इसलिए ये कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर स्लो है। फिर उसके बाद में बताया गया कि कंपाइलर हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है और जो हमारा इंटरप्रेटर है वो सिंपल होता है। फिर बताया गया कि कंपाइलर मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा जगह लेता है। अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उस समय कंपाइलर मेमोरी में अधिक जगह लेगा, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो मेमोरी में कम जगह लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए जो कंपाइलर है वो मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेता है और इंटरप्रेटर मेमोरी में स्पेस कम लेता है। तो आपको तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आई है
तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।